तो हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप, आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूँ स्टडी विद सिविल एमसीक्यू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो चलिए, आज हम लोग डे थर्ड है डीडीएजेई का, ठीक है, जो कि आप लोग कंटिन्यू वीडियो को देख रहे हैं, बहुत सारा प्यार भी दे रहे हैं, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड जो फ्रेंड्स अभी तक नहीं देखे हैं उस फ्रेंड के पास पहुंचाने का कोशिश करें, ठीक है। और एक एक अपडेट जो कि मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से दे दिया हूँ कि जो 6 तारीख का जो एसएससी जेई का जो पेपर हुआ था यूपी में, प्रयागराज में, उससे एक एसएससी का आज मीटिंग हुआ है, ठीक है। तो मे भी शायद है कि जिस जो जो कैंडिडेट का जो भाइयों का 6 तारीख का पेपर था एसएससी जेई का, ठीक है, मे भी देखिए कि पेपर री एग्जाम हो सकता है, ठीक है। चांसेस है, देखिए उसके बाद अगला जैसा भी अपडेट आएगा मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म करूंगा। इसीलिए आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करके रखें, ठीक है। अब बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जैसे ही अपडेट आएगा मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, जितने मेरे ऑडियंस हैं, ठीक है। तो चलिए, आज का मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। और क्लास को देखना ना भूलें, क्योंकि एग्जाम भी नज़दीक, पर डे एक डे पर दिन एक दिन घट रहा है, ठीक है। इसलिए तो तैयारी अपना जरूर शोर से रखें, ठीक है। चलिए, आज के क्वेश्चन देखिए क्या है ना। देखिए आज का क्वेश्चन क्या है। फॉर ए सिंपली सपोर्टेड बीम, क्या है? फॉर ए सिंपली सपोर्टेड बीम एंड कंटिन्यूअस बीम, ठीक है। सिंपली सपोर्टेड बीम एंड कंटिन्यूअस बीम है, द क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द लेटरल रिस्ट्रेंट शैल नॉट बी एक्सीड। बताइए, आप लोग पढ़े होंगे कि सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में और कंटिन्यूअस बीम के केस में कितना होता है जी? लेटरल रिस्ट्रेंट बताइए कितना होता है? 60 बी, या फिर 250 बी स्क्वायर बाई डी, या फिर मिनिमम 60 बी और 250 बी स्क्वायर बी, या फिर मैक्सिमम 60 बी और 250 बी स्क्वायर बाई डी। बताइए। तो आप लोग जानते हैं कि फॉर ए सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है, फॉर ए सिंपली सपोर्टेड बीम एंड कंटिन्यूअस बीम, कंटिन्यूअस बीम, ये जो इसका लेटरल स्ट्रेच जो होता है आपका, लेटरल रिस्ट्रेन मिनिमम होता है। मिनिमम किसका होता है? 60 बी और 250 बी स्क्वायर बाई डी, ठीक है। ये आपका हो गया सिंपली सपोर्टेड कंटिन्यूअस की बीम में। कंटिन्यूअस बीम के केस में एक आपका होता है क्या? कैंटिलीवर, फोर है कैंटिलीवर, कैंटिलीवर बीम। इसके केस में कितना होता है? मिनिमम ऑफ 25 बी और कितना? 100 बी स्क्वायर बाई, सॉरी, 100 बी स्क्वायर बाई डी, ठीक है। तो समझ गए, ये आपका हो गया, दोनों से मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैक्सिमम का भी ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, अच्छा से पढ़िएगा, ना कि मिनिमम की जगह मैक्सिमम मार दीजिएगा, तो जो आपका नंबर बनने वाला है इसी क्वेश्चन में वो आप वो नंबर गवा दीजिएगा। इसलिए थोड़ा ध्यान से, फोर केस सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में और कंटिन्यूअस की बीम के केस में दोनों में सेम होता है। और आपका जो कंटिलीवर बीम है इसके केस में आपका 25 बी और 100 बी स्क्वायर बाई डी होता है, ठीक है। चलिए हम लोग ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हील बोरो इज इक्विपमेंट यूज ऑन ए कंक्रीट प्रोजेक्ट। बताइए, व्हील बोरो आप लोग देखें ये कौन सा इक्विपमेंट होता है? बताइए इसका काम क्या है? इसका कंक्रीट प्रोजेक्ट में इसका काम क्या है व्हील बोरो का? बताइए, क्या बैचिंग एग्रीगेट में इसका काम होता है, मिक्सिंग कंक्रीट में काम होता है, या फिर मिक्सिंग वाटर में, या फिर ट्रांसपोर्टिंग कंक्रीट में? आप लोग देखोगे जब भी अगर कोई भी स्लैब का कास्टिंग होता है तो स्लैब कास्टिंग के टाइम जहाँ पे कंक्रीट, मतलब कंक्रीट को गिराया जाता है, तो वहां से क्या किया जाता है ना, वहां से एक और आता है, देखा आप लोग देखे होंगे, एक चक्का वाला कंक्रीट का ट्रोली टाइप में होता है, ठीक है, एक चक्का वाला होता है, ठीक है। उसको क्या होता है, उसको जो मेन पावर है उसको पकड़ के दोनों हाथ से इसे हैंडल टाइप में पकड़ के और उसको लेके जाता है, उसी को बोलते हैं हम लोग व्हील बोरो, जो कि क्या करता है, कंक्रीट को ट्रांसपोर्टिंग करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए
एलिमेंट पार्शियल एंड कंप्लीटली इलिमिनेशन ऑफ ए फॉर्मवर्क इज पॉसिबल। बताइए इनमें से कौन सा एलिमेंट है, या फिर फोरस सीमेंट है, या कंक्रीट बीम है, लिंटल है, पीएससी है। बताइए इनमें से कौन सा एलिमेंट है जिसमें हम लोग पार्शियल और कंप्लीटली हम लोग उसमें फॉर्मवर्क का मतलब एलिमिनेट कर देते हैं, मतलब हम लोग यूज नहीं करते हैं। बताइए ऐसा कौन सा एलिमेंट है। तो आप लोग एक नाम सुने होंगे, फेरो सीमेंट। ठीक है, एक फेरो सीमेंट एक आपका बोल सकते हैं कि एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक स्ट्रक्चर है जो कि इसमें क्या होता है ना कि इसमें आपका इसमें ना ही आपका इसमें कोई किसी भी तरह का इसमें फ्रेमवर्क जो होता है इसमें यूज नहीं होता है। ठीक है, इसका मैं आपको फोटो दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं इसका फोटो, अरे यार एक मिनट, इसका मैं फोटो लगाया हुआ हूँ। ठीक है, तो मैं आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ। देखिए ये देख रहे हैं, ये आपका किसका, इसका आपका ये इसको बोलते हैं फेरो सीमेंट। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई फ्रेमवर्क का नीड नहीं होता। ठीक है, ऑटोमेटिकली ये हो गया। इसमें क्या करेगा, कंक्रीट पोरिंग कर देगा। ठीक है, दोनों साइड से। ठीक है, कंक्रीट पोरिंग कर देगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फेरो सीमेंट बोलते हैं, जो कि इसमें आपका फ्रेमवर्क का रिक्वायर्ड नहीं होता है, कंप्लीटली और पार्शियली। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फेरो सीमेंट इज करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वीकेस्ट कंक्रीट। बताइए इनमें से वीकेस्ट कंक्रीट कौन है। अच्छा, वीकेस्ट कंक्रीट को कैसे आप पकड़ पाइएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वीकेस्ट कंक्रीट, मतलब सबसे कमजोर कंक्रीट इनमें से कौन सा है जिसका रेशियो 1:2:4 है, या फिर 1:3:6 है, या फिर 1:4:8 है, या फिर 1:5:10 है। वीकेस्ट मतलब कमजोर कंक्रीट हम लोग बोलेंगे किसको। अच्छा मान के चलिए कि देखिए हम लोग का जो ये रेशियो दिया इसका क्या होता है, एक आपका सीमेंट होता है, एक आपका सीमेंट हो गया, और दो आपका क्या हो गया, और आपका 4 क्या हो गया। देखिए ये आपका सैंड हो गया। ठीक है, और ये आपका एग्रीगेट हो गया। ठीक है, हम लोग यही तो देखते हैं, सीमेंट सैंड एग्रीगेट का रेशियो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो देखिए वैसा कंक्रीट जो कि जिसमें इसमें देखिए ये क्या हो गया, इसमें एक सीमेंट है। ठीक है, इसमें एक सीमेंट है, इसमें 2 सैंड है, और 4 आपका इसमें एग्रीगेट है। तो इसको हम लोग नहीं बोलेंगे, ये आपका हो गया स्ट्रॉन्गेस्ट कंक्रीट। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट कंक्रीट इसको बोलेंगे हम लोग, इसको स्ट्रॉन्गेस्ट कंक्रीट बोलेंगे। और ये जो आप देख रहे हैं कि इसमें मात्र एक सीमेंट है, इसमें 5 आपका सैंड है, एक आपका सीमेंट है, 5 इसमें सैंड है, इसमें 10 इसमें एग्रीगेट है, जो कि ये वीकेस्ट कंक्रीट है। ठीक है, वीकेस्ट कंक्रीट है। ठीक है, कंक्रीट है। ठीक है, तो समझ में आ गया कि वीकेस्ट कंक्रीट और हार्डेस्ट कंक्रीट कौन होता है। जिसका रेशियो कम रहेगा, सबसे कम रहेगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग स्ट्रॉन्गेस्ट कंक्रीट बोलते हैं। और जिसका रेशियो सबसे ज्यादा रहेगा, ठीक है, तो उसको हम लोग सबसे वीकेस्ट कंक्रीट बोलते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए क्या है ना, सैक्लोन सेपरेटर्स इज यूज टू सेपरेट। बताइए ये इन्वायरमेंट का कुछ है ना, बताइए सैक्लोन सेपरेटर का यूज हम लोग करते हैं क्या चीज को सेपरेट करने में, सैंड पार्टिकल फ्रॉम वाटर से, या फिर सस्पेंडेड मटेरियल्स फ्रॉम सीवेज से, या फिर फैटी एसिड फ्रॉम स्लज से, या फिर पार्टिकुलेट फ्रॉम द पोल्यूटेड गैस से। तो देखिए हम लोग पढ़े हैं कि जो आपका सैक्लोन सेपरेटर जो होता है इसका यूज मेनली हम लोग क्या करते हैं, पार्टिकुलेट पोल्यूटेड गैस को हम लोग सेपरेट करने में यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्या है, पीजोमीटर। बताइए इसका आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग कीजिए। पीजोमीटर हो गया, U2 मैनोमीटर हो गया, इन्वर्टेड U2 मैनोमीटर हो गया, मैक्रो मैनोमीटर हो गया। बताइए देखिए पीजोमीटर क्या होता है ना कि पीजोमीटर में मेनली हम लोग जो मेजर करते हैं वो हम लोग क्या करते हैं, मॉडरेट प्रेशर को मेजर करते हैं। ठीक है, मॉडरेट प्रेशर को मेजर करते हैं। इसमें नहीं आपका हाई प्रेशर हो गया, नहीं हाई प्रेशर को मेजर करते हैं, नहीं लो प्रेशर को मेजर करते हैं, लेकिन इसमें जो आपका मेजर करते हैं ओनली फॉर हम लोग मॉडरेट प्रेशर को मेजर करते हैं। ठीक है, तो एक ऑप्शन जो आपका आएगा जाएगा ये ऑप्शन का 3 होगा। देखते हैं, ये ऑप्शन का 3 है, मतलब ये 2 ऑप्शन होगा, ये दोनों एलिमिनेट होगा। अब हम लोग जानते हैं U2 मैनोमीटर क्या होता है। U2 मैनोमीटर एक ऐसा डिवाइसेस है जो ये लो प्रेशर और हाई प्रेशर ये दोनों को मेजर करता है। ठीक है, अगर प्रेशर लो है और प्रेशर हाई भी है तो ये दोनों कंडीशन में ये दोनों को मेजर करता है, लो प्रेशर को भी मेजर करता है और हाई प्रेशर को भी मेजर करता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि U2 मैनोमीटर का इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, मतलब बी का वन। देखिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। द अपर सेफ स्पीड फॉर ए ट्रैफिक रेगुलेशन आर एस्टिमेटेड यूज स्पोर्ट स्पीड स्टडीज। बताइए अपर सेफ लिमिट कितना होता है आप लोग का। हम लोग इसमें आप लोग क्या पढ़े हैं, इसमें हम लोग 3 टाइप का स्पीड पढ़ते हैं। फर्स्ट कितना होता है 15, फिर आपको हो गया 85, फिर हो गया 98। ठीक है, तो 15 क्या आपका, ये आपका लोअर सेफ लिमिट है, लोअर स्पीड लिमिट है, स्पीड लिमिट है। ठीक है, ये आपका अपर सेफ लिमिट है, सेफ लिमिट है। ठीक है, जो यहाँ पूछ रहा है, यहाँ क्या पूछ रहा है, अपर सेफ लिमिट। अपर सेफ लिमिट हम लोग क्या मारेंगे, ऑप्शन नंबर ये होगा। लेकिन हम लोग इसके बारे में जानेंगे आपका 98 क्या होता है। एक ये नहीं कि देख के सबको अपर सेफ लिमिट कौन सा क्वेश्चन सही से नहीं पढ़िएगा मार दीजिएगा 98। होता है ऐसा भी, ऐसा क्वेश्चन हम देखें जो कि लोग गलती भी किए हैं। इसमें क्या होगा, इसको हम लोग डिजाइन करते हैं डिजाइन फॉर हाईवे के लिए, ज्योमेट्रिक डिजाइन, ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे। ठीक है, समझ में आ गया तीनों का। 15 का हो गया, 85 का हो गया, 98 का हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग मूव करते हैं। देखिए क्या है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड ए नॉन प्यूरेबल सॉलिड वेस्ट। बताइए, अच्छा नॉन प्यूरेबल सॉलिड वेस्ट क्या होता है। हम लोग पहले ये समझेंगे, ये जब समझ जाएंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है, इसका कंसेप्ट क्या होता है, तो ऑप्शन हम लोग तुरंत एलिमिनेट करके उन ऑप्शन मार देंगे। ठीक है, देखिए प्यूरेबल सॉलिड वेस्ट वैसा वेस्ट होता है जो, जैसे हम लोग किचन का वेस्ट, जैसे आपका कैसे सब्जी का जो वेस्ट हो गया, किचन से क्या निकलता है, सब्जी निकलता है, सब्जी का वेस्ट हो गया आपका। ठीक है, सब्जी मंडी से जितने भी सब्जी का वेस्ट हो गया, मतलब जितने भी आपका बोल सकते हैं कि जितना ऑर्गेनिक वेस्ट है वो सारे क्या है, प्यूरो प्यूरोसेबल वेस्ट है। लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें नन पूछ रहा है, मतलब कौन नहीं है। तो इसमें से हम लोग देख रहे हैं कि फ्रूट पिलिंग को छोड़कर, इसको छोड़कर ये तो मेरा प्यूरोसेबल वेस्ट है, लेकिन ये पेपर देख रहे हैं और आपका मेटल आइटम्स, ये दोनों आपका नन प्यूरोसेबल सॉलिड वेस्ट है। मतलब पहला और तीसरा किसमें है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ए फ्री वर्टेक्स मोशन द रेडियल कंपोनेंट ऑफ ए वेलोसिटी एवरीवेयर इज। बताइए फ्री वर्टेक्स मोशन में आपका रेडियल कंपोनेंट का वैल्यू कितना होता है। याद रखिएगा कि फ्री वर्टेक्स मोशन में एलवेज रेडियल फॉर फॉर ए फ्री वर्टेक्स मोशन रेडियल कंपोनेंट का वैल्यू वेलोसिटी जो होता है एलवेज 0 होता है। ठीक है, और यही अगर पूछ देगा आपको, अगर यही पूछ देगा अगर टेंजेंशियल कंपोनेंट के, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, तो इसका क्या होता है, नॉन जीरो। याद रखिएगा नॉन जीरो। ठीक है, नॉन जीरो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, आइडेंटिफाई द वन दैट आर द वेरी विथ ए वेरिएशन इन इफेक्टिव स्ट्रेस। बताइए हम लोग किसमें हम लोग देखते हैं क्या है उसमें इफेक्टिव, मतलब क्या पूछ रहा है कि वेरिएशन विथ है इफेक्टिव स्ट्रेस का वेरिएशन हम लोग किसमें देखते हैं। क्या कंप्रेसिव स्ट्रेस में इफेक्टिव स्ट्रेस का वेरिएशन को हम लोग सीन करते हैं शियर स्ट्रेंथ में भी करते हैं, फिर मोबिलिटी में भी करते हैं। मतलब तीनों ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, ऑप्शन तीनों इसका सही है। ये देखिए थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क लगा लीजिएगा। क्या है ना, टू वे स्लैब एक्शन पंचिंग शियर द कैलकुलेटेड शियर स्ट्रेस tau b should be satisfied the following relation, tau b is equal to tau b less than ks and tau c, where tau c where according to WSM method, वर्किंग स्ट्रेस मेथड। बताइए वर्किंग स्ट्रेस मेथड के केस में आपका पंचिंग शेयर का वैल्यू कितना होता है, पूछ रहा है। देखिए इसमें 2 वैल्यू होता है। ठीक है, एक आपका WSM है, फॉर WSM, इसमें जो आपका वैल्यू होता है, इसमें जो आपका वैल्यू तो WSM में किसमें कितना होता है, ये आपका हो गया 0.14 रूट एफ सी के। एक होता है फॉर LSM, सेम क्वेश्चन रहेगा, सिर्फ यहाँ WSM है तो 1.4 मारिएगा, और जहाँ LSM बोल देगा
LSM ऐसे LSM बोलेगा 1.6 होता है, 1.6 सॉरी 1.6 होता है, ठीक है। अब फिर LSM के केस में पूछेगा तो इसमें कितना 0.25 रूट FCK, ठीक है। देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है, थोड़ा आपको मतलब थोड़ा सा इसमें माइंड लगाइएगा तो याद हो जाएगा। देखिए एल कितने पे होता है, इसका जो अल्फाबेट में जो नंबर होता है कितने नंबर पे होता है, एल 12 नंबर पे होता है, ठीक है। तब 12 दूनी 24 मतलब 25 के लगभग है, ठीक है। तो हम लोग इसी तरह हम भी याद किए हैं, तो उसी तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि थोड़ा सा फॉलो कीजिए, पक्का याद रहेगा, ठीक है। जब एक याद कीजिए तो ऑटोमेटिक दूसरा आपको याद हो जाएगा, देखने की जरूरत नहीं है। एक बार याद कीजिएगा, फिर सारा क्वेश्चन पढ़ लिए, क्वेश्चन आप लोग 2-3 बार देखिए। क्या होता है ना कि जब तक कोई भी सेट रहे, किसी चीज का भी एग्जाम दे रहे, जब तक एक सेट को आप लोग 2 से 3 या 4 बार नहीं देखेगा ना, तो ये सब ऐसा जो वैल्यू है आपको माइंड पे सेट नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए 2 से 3 बार जरूर देखें एग्जाम जाने से पहले, ठीक है। पूरे LSM के लिए कितना था 0.25 FCK, और पूरे WSM के लिए 0.16 रूट FCK, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या पूछा था, WSM 1.6 रूट FCK। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड डिटरमाइनिंग ऑफ फील्ड डेंसिटी ऑफ सॉइल सुटेबल फॉर, बताइए सैंड रिप्लेसमेंट मेथड में हम लोग कौन सा किस टाइप का सॉइल का हम लोग ये करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। सैंड रिप्लेसमेंट मेथड जो हम लोग मेथड जो होता है, जो कि एक फील्ड मेथड है, इसमें हम लोग किस टाइप का सॉइल का हम लोग यूज करते हैं, क्ले सॉइल नहीं, ऑल टाइप ऑफ सॉइल नहीं, सिल्टी सॉइल नहीं, ये ग्रेवली होता है, सैंडी एंड ड्राई सॉइल होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसमें एक और मैं इसमें आपको थोड़ा सा डिटेल बताना चाहता हूँ, ठीक है। इसमें और आपका है कोर कटर मेथड, कोर कटर मेथड, ठीक है। इसमें हम लोग जो सॉइल का यूज करते हैं ओनली फॉर कोहेसिव सॉइल, ठीक है। इसके बारे में कल भी मैं इसके बारे में आपको एक बताया था कि कोर कटर मेथड होता है, इसका इंटरनल डाया कितना होता है, इंटरनल डायमीटर कितना होता है जी 10 सेंटीमीटर, और आपका इसका हाइट कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। जो कि कल के क्वेश्चन ये था, आज क्वेश्चन पूछ रहा है इसका कौन सा, आज इसी टॉपिक से पूछ रहा है कि दूसरा टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन को आप लोग भुलाए नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और हम लोग मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट इंग्लिश बॉन्ड। ये तो इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या पूछा, नॉट करेक्ट। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड, ठीक है। चलिए देखते हैं। ब्रिक्स इज वन लेयर आर लेड ऑन ए हेडर बॉन्ड। ब्रिक्स इज वन लेयर जो दे रहा है उसका क्या है, वन लेयर में आपको हेडर बॉन्ड एंड कोर्स हेडर बॉन्ड एंड कोर्स एबव एंड बिलो और स्ट्रेचर बॉन्ड। ऐसा तो नहीं है, ये तो गलत है। ब्रिक्स इज वन लेयर आर लेड इन स्ट्रेचर बॉन्ड एंड एबव एंड बिलो आर हेडर बॉन्ड। ये तो इंग्लिश बॉन्ड में तो हम लोग ऐसा तो पढ़े नहीं है, लेकिन ये देखते हैं कि एक आपका ये दोनों गलती हो गया, ये दोनों सही नहीं है। पहला दूसरा किसमें है जी, ये नहीं होगा, पहला दूसरा ए भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी और डी होगा, डायरेक्ट एलिमिनेशन से बन जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोग जान रहे हैं कि ये दोनों नहीं होने वाला है, तो ये आपका सी और डी हो जाएगा। ये देखिए क्या है ना, एवरी लेयर ऑफ ब्रिक्स इज लेड ऑन ए हेडर एंड स्ट्रक्चर बॉन्ड, ये आपका सही बोल रहा है ठीक है, ये आपका सही है। नोट करेक्ट पूछ रहा है ना, नोट करेक्ट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, नोट करेक्ट, कौन सही नहीं है। तो हमको तो ये दोनों सही, मतलब ये दोनों सही है, ठीक है, ये दोनों मेरा सही है। लेकिन यहाँ कुछ क्या बोल रहा है कि एवरी लेयर ऑफ ब्रिक इज लेड ऑन हेडर एंड स्ट्रक्चर बॉन्ड, ये रॉन्ग है। इन ब्रिक्स आर अलाइन सच दैट वर्टिकल जॉइंट कंटिन्यूअस नहीं होता है, मतलब ये दोनों सही है। क्या कौन पूछा है, नोट ना पूछा है, नोट पूछा है, इट मीन्स सी और डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। सी एंड डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रहा है जी, आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, ठीक है। ये देखिए क्या है, बर्न सेटिंग इज डन फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ, बताइए
वुड स्लीपर प्लस स्टील स्लीपर, ठीक है, ये दोनों को प्रिजर्व करता है, ठीक है। देखिए इमीडिएटली आफ्टर लोडिंग द एक्सेस पोर वाटर प्रेशर विल बी, इमीडिएटली तुरंत आफ्टर लोडिंग, लोडिंग अगर हम लोग कोई भी सॉइल पर तुरंत इमीडिएटली लोडिंग अप्लाई कर रहे हैं, द एक्सेस पोर वाटर विल बी जीरो इक्वल टू द अप्लाइड लोड, ठीक है, जीरो नहीं होगा, 50% नहीं, यहाँ कुछ बोला नहीं, क्या बोल रहे हैं, इमीडिएटली मतलब तुरंत हम लोग किसी भी सॉइल पे किसी भी सॉइल सैंपल पर हम लोग तुरंत लोड अप्लाई करें तो उसमें क्या एक्सेस पोर वाटर प्रेशर जो होगा विल भी क्या होगा, इक्वल टू द अप्लाइड लोड, जो हम लोग लोड अप्लाई किए हैं उसके बराबर होगा, ठीक है, इक्वल टू द अप्लाइड लोड। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वेटेड पेरीमीटर फॉर अ पाइप रनिंग ए फुल वाटर फ्लो, ठीक है, कोई पाइप है जिसमें फुल वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है, ठीक है, फुल वाटर फ्लो, तब वेयर डी इज डायमीटर, द वेटेड पेरीमीटर पूछ रहा है, ठीक है सर। देखिए सर्कुलर पाइप के केस में, सर्कुलर पाइप के केस में जो आपका होता है वेटेड पेरीमीटर का वैल्यू कितना होता है, याद रखिएगा, एलवेज पाई डी होता है, ठीक है, एलवेज पाई डी होता है, ना कि 2 पाई डी मार दीजिएगा, ठीक है। देखिए एस्टिमेट द क्वांटिटी ऑफ ब्रिक वर्क्स, बताइए ऐसा कुछ, ये सब क्वेश्चन तो आप सब गलत होने का चांसेस नहीं है ना, कभी आप लोग गलत कीजिएगा। क्वांटिटी निकालना है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा जी, 4 तिया 12 अपॉइंट 3, 12 तिया 36, 3.6। ड्राई रोट इज ए डिकम्पोजिशन ऑफ फील्ड टिम्बर कॉज बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरियल अटैक। बताइए ड्राई रूट में किसका ड्राई रूट जो आप लोग जान ही रहे हैं, ये आपका टिम्बर का क्वेश्चन है। ड्राई रूट में हम लोग किसका जो टिम्बर को डिकम्पोज करता है वो कौन सा क्या होता है, फंगल अटैक होता है, बैक्टीरियल अटैक नहीं होता है, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता है, तो फंगल अटैक इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए एक थोड़ा ये अच्छा क्वेश्चन है कि सुपर एटम इन द क्वांटिटी ऑफ एस्टिमेट आर आल्सो अदरवाइज आल्सो नोन एज, बताइए सुपर एटम को और हम लोग किस नाम से जानते हैं, पूछ रहा है इसमें, आल्सो नोन एज, बताइए जो मीटर स्क्वायर जितने भी एटम्स हैं ना सबको ही सुपर एटम्स बोलते हैं, याद रखिएगा, ये थोड़ा ही मतलब नया क्वेश्चन है कि जितने भी आपका सुपर एटम्स होते हैं, ठीक है, सॉरी जितने भी आपको मीटर स्क्वायर में जितने भी एटम्स होते हैं, लाइक आपका पॉइंटिंग हो गया, प्लास्टिंग हो गया, ठीक है, पॉइंटिंग प्लास्टिंग हो गया, पॉलिशिंग हो गया, ठीक है, आपका क्या बोल सकते हैं, इसके बाद आपका जाली वर्क हो गया, ये भी जितने आइटम्स है ये सारे मीटर स्क्वायर इसका यूनिट होता है और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर एटम्स बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच आर द फ्लोइंग टाइप ऑफ कंक्रीट मोस्टली यूज इन कोल्ड एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर, बताइए इनमें से कौन सा कंक्रीट हम लोग एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर में यूज करते हैं, एयर इंट्रेंड, रेडी मिक्स कंक्रीट, वैक्यूम कंक्रीट या फिर हैवी वेट कंक्रीट, बताइए किसका यूज करते हैं जी, एयर इंट्रेंड कंक्रीट को, बताइए। देखिए एयर इंट्रेंड कंक्रीट को हम लोग उसका एडवांटेज यही है कि हम लोग एयर इंट्रेंड कंक्रीट को हम लोग इसलिए यूज करते हैं कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग में क्योंकि इसमें आपका थ्रोइंग है फ्रीजिंग, ठीक है, थ्रोइंग है फ्रीजिंग इसमें बहुत, देखिए क्या है ना कि आपका जो कोल्ड वेदर कंक्रीट कोल्ड वेदर क्लाइमेट में हम लोग मेनली हमको एयर इंट्रेंड कंक्रीट का यूज करते हैं, ठीक है। इसका एडवांटेज यही है कि देखिए कोल्ड वेदर कंक्रीट एक ऐसा कंक्रीट होता है जो इसमें जो होता है आपको थ्रोइंग, ठीक है, मतलब आप लोग जानते हैं कि थ्रोइंग है फ्रीजिंग, ठीक है, इसके अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स का कुछ प्रेजेंट होता है जिसके कारण थ्रोइंग है फ्रीजिंग बहुत जल्दी होता है, जिसके कारण क्या होता है कि कंक्रीट को हार्डन करने से रोकता है, ठीक है, कंक्रीट को हार्डन करने से रोकता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एयर इंट्रेंड कंक्रीट बोलते हैं, जो कि यूज होता है आपका कहाँ पे, कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग में, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन रोड कांग्रेस, बताइए विड्थ ऑफ कैरिज वे, देखिए तो इसमें कौन आपका सही लग रहा है कौन गलत है, सिंगल लाइन के लिए कितना होता है जी, 3.75 सही है, फॉर ए 7 मीटर फॉर ए 2 वे लाइन विदाउट राइज कर्व, ये भी सही है, 7.5 मीटर फॉर ए राइज कर्व, 7.5 मीटर 2 लेन विथ ए राइज कर्व, ये भी सही है, मतलब ऑप्शन नंबर 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आप लोग ऐसा क्वेश्चन पढ़े होंगे।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक्सेस ऑफ सल्फर इन स्टील, बताइए अगर स्टील हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और उसमें जो अगर एक परसेंट सल्फर का परसेंटेज अगर ज़्यादा हो गया तो क्या करेगा, वो रेडनेस जो रेड शॉर्टनेस कर देगा, ठीक है, जो रेड होता है ना उसको शॉर्ट कर देगा, मतलब कम कर देगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि विच द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द हार्डेस्ट ग्रेड ऑफ विटामिन, बताइए इनमें से कौन सा हार्डेस्ट ग्रेड ऑफ विटामिन है। 30/40, ये तो आप लोग जानते हैं कौन होगा जी, हार्डेस्ट सबसे हार्डेस्ट 30/40। अच्छा 30/40 है, 80/10 जो है 80/100 ये क्या इंडिकेट करता है, इसके मतलब हम लोग क्या समझते हैं, ये एक पेनिट्रेशन वैल्यू है, ठीक है। कोई भी जैसे विटामिन हम लोग विटामिन टेस्टिंग करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि 80/40 80/100 आता है, 80/10 आता है। तो वो जो हो रहा है ना वो कंक्रीट का विटामिन पेनिट्रेशन वैल्यू है, याद रखिएगा 80/10, 80/10 क्या है, विटामिन पेनिट्रेशन वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए आरसीसी कंक्रीट बीम सब्जेक्टेड टू ए फ्लोइंग बेंडिंग मोमेंट, बताइए ये क्वेश्चन तो आप लोग इजिली बना लीजिएगा। क्या है जी, 3 को लोड दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग चलिए लोड निकालते हैं। अगर 2 लोड है तो उसका लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स का वैल्यू कितना होता है, 1.5 या फिर 1.2, बताइए 1.5 या फिर 1.2। अगर मेरा मान के चलिए 2 लोड है, ठीक है, 2 लोड है मतलब डेड लोड और लैब लोड है, तो इसमें हम लोग जो आपका क्या बोलते हैं लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स का वैल्यू कितना होगा, 1.5 या 1.3, मतलब 1.2। एलवेज याद रखिए कि 2 लोड के लिए, ठीक है, ये लोड या फिर ये लोड और ये लोड, मतलब 2 लोड, ठीक है। तो हम लोग 2 लोड लेते हैं 40+60, ठीक है। इसको अगर 2 लोड के लिए एलवेज हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 1.5 से, ठीक है। अगर ये 2 लोड का हम लोग ले रहे हैं तो कितना आ रहा है, 6×4=10, मतलब 100 आ रहा है। 100 को जब हम लोग 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, और हम लोग लेते हैं 60+20 80, 80 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से, इसका कितना आएगा, ओ ये 40 प्लस, एक मिनट, ये जो होगा ना ये आपका कितना होगा, 1.5 40+20 होगा, ठीक है, 40+20 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। इसमें कितना होगा, 60 हो गया, 60 जब हम लोग 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, ये 150 किलो न्यूटन। इससे कितना होगा, 15×6=90, ठीक है। अरे यार क्या हो रहा है, 90 किलो न्यूटन मीटर। एक होता है कि तीनों को हम लोग लेते हैं, ठीक है, तीनों को हम लोग कंसीडर करते हैं। ये देखिए ऐसा क्वेश्चन है कि इसमें तीनों वैल्यू आपको निकाल के देखना पड़ेगा, जिसका मैक्सिमम होगा, ठीक है, जिसका मैक्सिमम होगा हम लोग उसी का वैल्यू को कंसीडर करते हैं, ठीक है। आपको कितना हो गया, 100 हो गया, 120 को हम लोग तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से, अगर 3 लोड है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 से, कितना आ गया जी, 144 किलो न्यूटन मीटर। दोनों से मैक्सिमम किस में है, मैक्सिमम मेरा 150 है, मतलब 150 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ गया तो चैनल को लाइक कर दें, ठीक है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, बताइए एज पर आई एस 456/2000 थिकनेस ऑफ फ्लैट स्लैब कितना होता है। याद रखिए थिकनेस ऑफ फ्लैट स्लैब एलबी जो होता है आपका 12.5 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग विच अमंग द फॉलोइंग मेथड ऑफ ए calculating depreciation involve the study of property in a detail and extent of a physical distortion work out, ये सब लोग क्या बोलते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन आपको ऑप्शन एलिमिनेशन से लग जाएगा, ये तो स्ट्रेट लाइन मेथड तो होता नहीं है। इसमें क्या होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है, किसी भी एसेट या किसी भी प्रॉपर्टी का वैल्यू जो है ये कांस्टेंट रेट से डिक्रीज करता है, ठीक है, कांस्टेंट रेट से डिक्रीज करता है ये नहीं होगा कांस्टेंट परसेंटेज मेथड। इसमें जो है किसी असेट का या किसी प्रॉपर्टी का जो डिप्रिसिएशन वैल्यू हो क्या, कांस्टेंट परसेंटेज मतलब ये कांस्टेंट परसेंटेज से ये डिक्रीज करता है। इसमें स्ट्रेट लाइन में वैल्यू डिक्रीज करता है, ठीक है। सिंकिंग फंड तो आप लोगों को बताइए दिए थे, ये तो होता नहीं है, ये क्वांटिटी सर्वे मेथड होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू ट्रिस्का बताइए, इसके आप लोग पढ़े होंगे, क्या होता है जी? ये आपका स्वयं का क्वेश्चन बताइए, उसका जो फिगर कैसा होता है अकॉर्डिंग टू ट्रिस्का? यील्ड लोकस इज ए हेक्सा रेक्टेंगुलर सर्कुलर एलिप्स इलिप्स या फिर हेक्सागोन, इसका हेक्सागोन होता है। ठीक है, चलिए इसमें इसका हम लोग थोड़ा सा जानकारी और लेते हैं, क्या है ना। देखिए क्या है ना, फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, इसी को हम लोग और क्या बोलते हैं? मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस को हम लोग और क्या बोलते हैं? रैंकाइन थियरी बोलते हैं, रैंकाइन, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? लेमिस थ्योरी। ठीक है, इसका जो आपका शेप होता है, इसका शेप आपका कैसा होता है? इसका जो आपका शेप होता है स्क्वायर होता है। ठीक है, स्क्वायर शेप होता है। ठीक है, अब मेनली इसमें हम लोग कैसे मटेरियल को हम लोग यूज करते हैं? मेनली इसमें हम लोग ब्रिटल मटेरियल को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, फॉर ब्रिटल मटेरियल। ठीक है, इसमें दूसरा क्या होता है? मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, और दूसरा क्या? मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? संट वैनेंट थ्योरी। ठीक है, इसका शेप कैसा होता है? रोम्बस होता है। ये दोनों का इसमें ये जो ब्रिटल मटेरियल है, ये दोनों के लिए यूज होता है। ठीक है, इसका नेक्स्ट जो है, इधर मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट जो होता है आपका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। क्या? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, इसे हम लोग और क्या नाम से बोलते हैं? इसे हम लोग गेस्ट एंड ट्रेस्का, इसको गेस्ट एंड ट्रेस्का थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, इसका जो आपका शेप होता है हेक्सागोन होता है। कैसा होता है? हेक्सागोन होता है। ये आपका थर्ड हो गया। ये मेनली हम लोग किस मटेरियल करते हैं? फोर ए डक्टाइल मटेरियल के लिए, ठीक है, और दूसरा इसमें क्या होता है? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थियरी, फिर आपका हो गया टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, जिसे हम लोग और किस नाम से जानते हैं? हैग थ्योरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका जो शेप होता है इलिप्स होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। वो टेबल याद कर लीजिएगा, वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बताइए, नो डिडक्शन इज मेड इन अ मशीनरी फॉर ए ओपनिंग इफ द एरिया इज ओपन डू नॉट एक्सीड 0.1 मीटर स्क्वायर। इस सबको हम लेट नहीं करना, तुरंत मार के निकलना आगे। एक क्लियर ड्राई सैंड इज टेस्टेड इन ए डायरेक्ट शेयर टेस्ट, द नॉर्मल स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेस ऑफ फेल्यूर एट बोथ पॉइंट इज इक्वल टू 120 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। द एंगल ऑफ शेयरिंग रेसिस्टेंस बताइए, एंगल ऑफ शेयरिंग रेसिस्टेंस कितना होगा? इसका फॉर्मूला क्या है? टाउ इक्वल टू सी प्लस सिग्मा टेन फाइव। ठीक है, इसमें हमको निकालना है शेयरिंग रेसिस्टेंस निकालना है। सी कितना दिया हुआ है जी? सी कितना दिया हुआ बताइए? सी नहीं दिया हुआ, सी का वैल्यू हम लोग जीरो लेंगे, प्लस सिग्मा कितना दिया हुआ है? स्ट्रेस 120 टेन फाइव। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 10 फाइव इक्वल टू कितना हो गया? ये आपका 1 हो गया। ठीक है, 10 फाइव इक्वल टू 1, 10 फाइव इक्वल टू 1। ठीक है, अच्छा यहाँ देखिए शियर स्ट्रेस का वैल्यू दिया, दोनों दे दिया है। ठीक है,
शियर स्ट्रेस का वैल्यू दिया है, देखें यहाँ नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस, मतलब इसका भी वैल्यू दिया हुआ कितना, दोनों का सेम है 120 120 120 इजकल टू 120 10 5, ठीक है। यहाँ जब 10 5 निकालिएगा, 10 5 इजकल टू 1 कितना होता है, इजकल टू 5 इजकल टू 45 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। इन ए पार्टिकुलर एस्टिमेट वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट कितना होता है, 1.5 से 2%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विच इज द फॉलोइंग इन नॉट ए कम्युलेटिव एरर विल ए सर्वेइंग, बताइए इनमें से कौन सा कम्युलेटिव एरर नहीं है, कौन नहीं है जी, बताइए। बैड रेंजिंग, बैड सैग इन चेनिंग, या फिर बैड स्ट्रेंथिंग, या फिर केयरलेसनेस, बताइए। देखिए फर्स्ट क्या है, कम्युलेटिव एरर, कम्युलेटिव, इसे हम लोग और किस नाम से जानते हैं, सिस्टमेटिक, सिस्टमेटिक, और इसे किस नाम से जानते हैं, इंस्ट्रूमेंटल, इंस्ट्रूमेंटल एरर, ठीक है। इसमें जो आपका एरर होता है, एरर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ होता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछता है, जो ये जितना भी पॉइंट लिखा रहे हैं सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारा एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। क्युमुलेटिव एरर के केस में जो एरर जो होता है आपका, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ होता है, ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल होता है, क्युमुलेटिव एरर जो मेनली होता है, ये आपको कौन कौन सा होता है बताइए। देखिए क्युमुलेटिव एरर जो होता है आपका ना, आपका हो गया बैड रेंजिंग, बैड रेंजिंग, बैड चेनिंग, ठीक है, बैड स्ट्रेंथिंग, ये जो सारे एग्जाम्पल हैं, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, कम्युलेटिव एरर के, ठीक है। तो ये देखिए, ये तीन ऑप्शन है तो डायरेक्ट आपको कम्युलेटिव एरर से, लेकिन यहाँ पूछ रहा है नोट, कौन नहीं है, केयरलेसनेस होल्डिंग, केयरलेसनेस होल्डिंग किसका एग्जाम्पल है, ये आपका जो एग्जाम्पल है आपका किसका है, पर्सनल एरर का, ठीक है। पर्सनल एरर, इसे हम लोग और क्या बोलते हैं, मिस्टेक भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। The defluctuating agent correction in the sedimentation analysis performed using hydrometer is, बताइए, ये तो आप लोग पढ़ेंगे हाइड्रोमीटर एनालिसिस में। अगर हम लोग डिफ्लक्चुएटिंग एजेंट ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसका जो इसका जो रीडिंग होता है, इसका रीडिंग ऑलवेज निगेटिव होता है, याद रखिएगा। इसमें तीन होता है, फर्स्ट आपको हो गया डिफ्लक्चुएटिंग एजेंट, डिफ्लक्चुएटिंग एजेंट, सेकंड क्या होता है इसका, टेम्परेचर, ये क्या बोलते हैं, डिफ्लक्चुएटिंग एजेंट हो गया। फिर सेकंड आपका होता है आपका टेम्परेचर है, हाँ टेम्परेचर भी तो है, टेम्परेचर करेक्शन, टेम्परेचर करेक्शन, और तीसरा जो आपका है मिनिस्कस, मिनिस्कस करेक्शन, ठीक है। देखिए टेम्परेचर एलवेज एलवेज पॉजिटिव और निगेटिव होता है, ठीक है, याद रखिएगा। मिनिस्कस एलवेज, मैं आपको डेफिनेशन नहीं बता रहा हूँ, इसका जो एग्जाम पूछता है डायरेक्ट ये पूछ देता है जैसे इसमें पूछा गया है, ठीक है। उसी तरह मिनिस्कस एलवेज पॉजिटिव होता है, डिफ्लक्चुएटिंग एलवेज एलवेज निगेटिव होता है, ठीक है, याद रखिएगा ये तीनों वैल्यू। इसमें हमको क्या पूछा, डिफ्लक्चुएटिंग एजेंट जो एलवेज निगेटिव होता है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्या है, इन ए काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वाल, देखिए ये आपका काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वाल क्या होता है, आप लोग देखे होंगे, आप लोग देखो कि नीचे एक स्लैब है इस टाइप से, मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा बनाने का,
ठीक है। और किस टाइप से बनेगा यार, मे भी इसी टाइप से रहता है, ठीक है, इस टाइप से रहता है, ठीक है। मतलब ये वर्टिकल टाइप में है, मतलब ये आपका, मतलब प्लेन, ये आपका एक स्लैब हो गया और इसके ऊपर इंक्लाइन टाइप में, मतलब ये आपका स्लैब हो गया, ठीक है। इसके ऊपर इस टाइप से रहता है, ठीक है, उसकी वर्टिकल रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, काउंटरफोर्ट रिटेनिंग वॉल, ठीक है। क्या हो गया, काउंटरफोर्ट रिटेनिंग वॉल। देखिए इसमें क्या होता है ना, स्लैब हो गया, फिर यहाँ भी वर्टिकल स्लैब भी एक होता है, ठीक है। एक आपका इसमें वर्टिकल वर्टिकल स्लैब भी इसमें होता है, इस टाइप से होता है, ठीक है। और ये इसमें अटैच रहता है इसी टाइप से, ऐसे और ऐसे और ऐसे, इस टाइप से रहता है। मैं थोड़ा सा अच्छा सा आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, ये लाइन को मिटाते हैं। देखिए ये आपका ये वर्टिकल लाइन हो गया, हम्म, ठीक है। ये आपका मतलब ये वर्टिकल, और यहीं से इस टाइप से, ठीक, समझे, इस टाइप से रहता है, और ये वर्टिकल रहता है इस पे, इस लाइन पे, ठीक है। तो ये जो अब मेरा हो गया, ये जो होता है ये आके इसमें मैच कर जाता है इस टाइप से, ठीक है। समझ में आ रहा है, कुछ कुछ व्यू हो पा रहा है, इस टाइप से रहता है, ठीक है। तो हम लोग इसको जो बोलते हैं, क्या हो गया, ये पोर्शन को, ये मतलब ये स्लैब टाइप में है, इस टाइप में स्लैब है ये, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिल 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 स्लैब बोलते हैं इसको। इस पीछे वाले क्या बोलते हैं, ये भी स्लैब है, टो टो स्लैब बोलते हैं। ये जो आपका हो गया, इसी बोलते हैं काउंटर फोर्ट, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, काउंटर फोर्ट, ठीक है। और ये जो यहाँ पर, ये भी जो ये वर्टिकल स्लैब है, ये वर्टिकल है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेम, ठीक है। तो देखिए क्या होता है ना, कि क्या बोल रहा है कि काउंटर फॉर रिटर्निंग वॉल, ए वर्टिकल स्लैब इज डिजाइन एज ए कंटिन्यूअस स्लैब। क्या ये सही लग रहा है आपको, एलवेज, ये जो मेरा वर्टिकल स्लैब है, ये मेरा वर्टिकल स्लैब है, ये वाला, ठीक है। ये जो मेरा वर्टिकल स्लैब है, ये एलवेज जो इसको डिजाइन कंट्रोल फोर्ट, ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि कंट्रोल फोर्ट रिटर्निंग वॉल में एलवेज जो वर्टिकल स्लैब को डिजाइन किया जाता है, वो एलवेज क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है उसको, ठीक है। कंटिन्यूअस स्लैब, जो कि ऑप्शन नंबर सही वन जो सही है। द हिल स्लैब, ये साइड हिल से, ये वाला ये स्लैब, ठीक है, ये साइड वाला स्लैब, ये स्लैब है ना, इसको बोल रहा है हिल स्लैब इज डिजाइन है कंटिन्यूअस स्लैब। दोनों को याद रखिएगा कि हिल स्लैब और आपका वर्टिकल स्लैब, दोनों को एलवेज कंटिन्यूअस डिजाइन किया जाता है। मतलब ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ए linearly hardening plastic material the true stress yield beyond yielding, बताइए। in a linearly hardening plastic material the true stress beyond initial yielding, बताइए क्या जी, जवाब दीजिए, कैसे होगा, जवाब देना पड़ेगा ना, दीजिए। क्या उसको बोलते हैं, लीनियरली हार्डनिंग प्लास्टिक मटेरियल, ठीक है। क्या है, प्लास्टिक मटेरियल। आपका ये आप पढ़े होंगे आप लोग, ये आपका 100 का क्वेश्चन है, अगर आप, ठीक है। इधर आपका सीयर स्ट्रेस हो गया, सीयर स्ट्रेन हो गया, इधर आपका सीयर स्ट्रेस हो गया। देखिए क्या बोल रहा है कि लीनियरली हार्डनिंग, ठीक है, लीनियरली हार्डनिंग प्लास्टिक मटेरियल ट्रू स्ट्रेस यील्ड इनिशियल यील्डिंग, क्या इंक्रीज लीनियरली विथ ट्रू स्ट्रेन, इंक्रीज, देखिए इंक्रीज लीनियरली, इंक्रीज कर रहा है लीनियरली विथ ट्रू स्ट्रेन, ठीक है, इंक्रीज लीनियरली विथ ट्रू
इंक्रीज लिनियरली विथ ए ट्रू ट्रेंड, यही सही है ऑप्शन नंबर। सेकंड देखते हैं, डिक्रीज लिनियरली, ये तो होगा नहीं। फर्स्ट इंक्रीज लिनियरली एंड देन डिक्रीज, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड इन ए डिजाइन ऑफ आइसोलेटेड फुटिंग। बताइए, आइसोलेटेड फुटिंग को जब हम लोग डिजाइन करते हैं तो किसको हम लोग कंसिडर नहीं करते? बेंडिंग मोमेंट तो सही है, शियर फोर्स सही है, पंचिंग स्ट्रेस भी सही है, लेकिन टॉर्सन नहीं हुआ। टॉर्सन तो अलग ये टॉपिक हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बताइए, ऐसा क्वेश्चन तो आप लोग बहुत बार देखे होंगे। ठीक है, सुपर प्लास्टिसाइजर आर यूज एज एडमिक्सचर फॉर द पर्पस ऑफ। बताइए, सुपर प्लास्टिसाइजर जो हम लोग यूज करते हैं एडमिक्सचर के तौर पर कंक्रीट में, उसका काम क्या है? वो एलवेज क्या करता है ना कि वो क्या करता है कि पार्टिकल को, जितने भी कंक्रीट में एयर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, उसको रिमूव कर देते हैं। और दूसरी बात, वो क्या करते हैं, सेटिंग को थोड़ा सा रिटार्ड करते हैं, सेटिंग को थोड़ा कम कर देते हैं। ठीक है, वही इसका आंसर है। टू डिसअपियर पार्टिकल, रिमूव एयर बबल्स एंड रिटार्डिंग सेटिंग टाइम। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। which of these true regarding objective of a providing signal। बताइए, इनमें से ट्रू रिगार्डिंग कौन सा ऑब्जेक्टिव क्या है प्रोवाइडिंग सिग्नल के लिए? कौन सा ट्रू है? इन इफिशियंट मूवमेंट ऑफ ट्रेन, सही है। इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ ट्रेन मूविंग ऑन ए क्रॉसिंग ट्रैक, ये भी सही है। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ट्रैक, ये भी सही। मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सरफेस रनअप। एक मिनट भाई, बताइए, सरफेस रनअप रिप्रेजेंट द टोटल वाटर फ्लोइंग इन ए सरफेस चैनल आफ्टर द रेनफॉल। रॉन्ग है, रेनफॉल के बाद कहाँ से? ऑब्टेन आफ्टर डिडक्टिंग द रेनफॉल वाटर दैट हैज इन्फिल्ट्रेट और इवेपोरेट फ्रॉम ए टोटल वाटर। नेक्स्ट पढ़ते हैं, excluding the base flow in a surface channel after the rainfall, flow through all channel over the specific period of time। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सरफेस रनअप रिप्रेजेंट टोटल वाटर। देखिए, टोटल वाटर का सरफेस रनअप क्या बोल रहा है? ऑब्टेन आफ्टर डिडक्टिंग फ्रॉम ए रेनफॉल एंड व्हाट आर द इनफिल्ट्रेट, ग्राउंड वाटर में जो इन्फ्लेट हो गया, इनफिल्ट्रेट और इवेपोरेट फ्रॉम द टोटल वाटर। सही बोल रहा है, ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज क्लासिफाइड डिस्प्लेसमेंट मेथड। बताइए, इसका ट्रिक मैं आपको बताया था, हर बार बताया हूँ। ठीक है, एक बार मैं पिछले ही सीरीज में बताया हूँ। कौन सा है? मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ऑप्शन नंबर, वहां से आप लोग देख लीजिए, मैं ट्रिक बताया हूँ बार बार एक चीज को नहीं ना बताऊंगा। देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 10 ईयर फ्लड टू अकर एट लीस्ट वन इन द नेक्स्ट 5 ईयर। ठीक है, अगर जिन भाइयों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है जो कि किसी में हम डायरेक्ट आंसर कर दिए हैं, तो आंसर में इसलिए क्या हूँ कि मैं पीछे अभी 2 सीरीज हुआ है, 2 सीरीज में मैं कंटिन्यू दोनों में रिपीट किया हुआ हूँ। ठीक है, सेम ट्रिक को, तो वहां सब जाके देखें और उस ट्रिक को आप कंटिन्यू याद करें और किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई कर दें। किसी भी नहीं, मतलब उस क्वेश्चन को आप देखें, बनाए और क्वेश्चन को देखें अलग अलग टाइप में कैसे पूछा गया है, और उसको उस ट्रिक जो ट्रिक में बताया हूँ उस ट्रिक को अप्लाई करें। अप्लाई नहीं होगा तब बोलिएगा, कंफर्म अप्लाई होगा। ठीक है, देखिए क्या है ना, प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद 5 साल का, बताइए कैसे निकलेगा ये? रिटर्न पीरियड कितना दिया? रिटर्न पीरियड इसमें 10 साल का है। ठीक है, रिटर्न पीरियड कितना है? 10 ईयर। ठीक है, उसके बाद आपका एन कितना है? 5 ईयर। ठीक है, हमको क्या निकालना है? फ्लड टू अकर्स एटलीस्ट 1 इन 5 ईयर, 5 ईयर तक निकालना है, 5 ईयर में। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं? पी इजकल टू 1/t टाइम पीरियड, प्रोबेबिलिटी इजकल टू। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा? 0.1। ये दिया ना 10 साल का, तो 0.1 हो गया। तो चलिए क्यू इजकल टू क्या हो गया? क्यू इजकल टू 1 माइनस पी। 1 मेरा कितना हो गया? 1 माइनस पी। 1 पी कितना है जी? 0.1। तो 10 माइनस 0.1 इजकल टू 0.9। ठीक है, अब हमको निकालना है क्या?
अकरेंस एट लिस्ट वन इन दी 5 ईयर। 5 ईयर को निकालना है, ठीक है। कितना जाएगा, 1 माइनस नंबर फ्लड इन नेक्स्ट 5 ईयर, कितना होगा 1 माइनस क्यू। क्यू कितना दिया हुआ है 0.9, क्यू 0.9 का के पावर 5 कीजिए, इसका आंसर कितना आ जाएगा 0.40। ऑप्शन नंबर इज बी ऑप्शन। क्या हो रहा है यार, देखिए कि पिक आउट द इनकरेक्ट कंडीशन फॉर ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन टेबल बाय ए कंपास सर्वे। कौन गलत है पूछ रहा है, ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग में, प्लेन टेबल सर्वेइंग बाय ए कंपास से। देखिए तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको ऑप्शन एलिमिनेशन से बन सकता है क्या, कोशिश कीजिए। पहला ही पढ़िए, पहला ऑप्शन क्या है, व्हेन एक्यूरेसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीड। वो तो पहला ही ऑप्शन लग रहा है कि थोड़ा सा ये मतलब इरिलेवेंट है, ठीक है। पढ़ते हैं नेक्स्ट, व्हेन देयर इज नो सेकंड पॉइंट अवेलेबल फ्रॉम द ओरिएंटेशन, ये सही है, अवेलेबल होता है। इन सर्टेन रिसेक्शन प्रॉब्लम, ये भी सही है। फॉर ए अप्रोक्सीमेट ओरिएंटेशन पीरियड और फाइनल जजमेंट, ये भी सही है, मतलब ऑप्शन नंबर सही निकला प्रिडिक्शन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन इन ए कंजुगेट बीम is given in actual beam. Bending moment in any section, bending moment at any section in a conjugate beam gives in the actual beam is deflection. देखिए, in a compression test of mild steel the true stress strain curve line, कोई एक आपको कंप्रेशन टेस्ट और माइल्ड स्टील का हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका पूछ रहा है कि उसका जो ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो होता है वो कहाँ लाई करेगा, ठीक है। तो आप लोग ऐसा कर्व देखिए, ये देखेंगे आप लोग, यहाँ से ऐसे जाता है, ऐसे करके फिर ऐसे निकल जाता है अलग अलग बार के लिए, ठीक है। तो हमको क्या हमको किसके बारे में जानना है, कंप्रेशन टेस्ट और माइल्ड स्टील के बारे में, ठीक है, माइल्ड स्टील के बारे में, ठीक है। तो देखिए ये मेरा जो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ठीक है। और ये जो मेरा नीचे वाला है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिलो इंजीनियरिंग, मतलब इंजीनियरिंग इसको बोलते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इन टेंशन, ठीक है। और ये क्या हो गया, इन कंप्रेशन, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि मेरा जो इन कंप्रेशन टेस्ट ऑफ ए माइल्ड स्टील द ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व लाइन ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ये जो होता है ना, देखिए यहाँ से एक और आपका इस टाइप का लाइन है, ठीक है, डॉटेड में। ये जो आपका लाइन है, ये क्या है, ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इन कंप्रेशन। और ये जो लाइन है आपका ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इन टेंशन। और ये जो आपका बीच वाला पॉइंट है ये आपका फ्रैक्चर पॉइंट है, ठीक है, फ्रैक्चर पॉइंट है, ठीक है। तो आपको क्या बोल रहा है, कंप्रेशन टेस्ट द माइल्ड स्टील द ट्रू स्ट्रेस कर्व इज, ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो होता है आपका, अरे यार क्यों डिस्टर्ब कर रहा है, माइल्ड स्टील का ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑलवेज बिलो होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ये जो है ना ऑलवेज बिलो इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ऑलवेज बिलो, कहाँ गया, बिलो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। Orographic precipitation occurs due to air mass being lifted to higher altitude is, क्या बोलते हैं उसे, माउंटेन बैरियर। नेक्स्ट देखिए क्या है, बीच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए इंस्ट्रूमेंट फॉर ए सेटिंग आउट ए राइट एंगल। बताइए इनमें से कौन सा सेटिंग राइट एंगल में सेट नहीं किया जाता है,
क्रॉस स्टाफ राइट एंगल होता है, स्क्वायर भी राइट एंगल है, प्रिज्म स्क्वायर भी राइट एंगल में, लेकिन ये ऑप्टिकल स्क्वायर और ऑप्टिकल स्टाफ इसको राइट एंगल में सेट नहीं करते हम लोग। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऐसा क्वेश्चन तो आपको खाली मतलब रिकॉल करा रहा हूँ मैं। इन ए सेडिमेंटेशन टैंक द सरफेस वाटर फ्लो इज 0.4 मीटर 4 mm पर सेकेंड। सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ ए डिस्क्रीट मटेरियल डिस्क्रीट पार्टिकल्स ऑफ ए डायमीटर इज 0.1 mm पर सेकेंड, बट इफ द साइज ऑफ पार्टिकल इज इंक्रीज टू 2d, ठीक है, डायमीटर बढ़ गया है, कीपिंग द अदर फैक्टर्स कंस्टेंट, देन द फाइंड द परसेंटेज रिमूवल ऑफ पार्टिकल। बताइए, ट्रैक कीजिए बनाने का, परसेंटेज रिमूवल ऑफ पार्टिकल निकालना है। मैं अभी देखता हूँ ट्राई करके, ठीक है। इसका एक फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला आप लोग पढ़ेंगे, ये वाला क्या क्या बोलते हैं आपका स्टोक्स लो, स्टोक्स लो पर लोग पढ़े होंगे। क्या होता है बताइए तो? सेटलिंग वेलोसिटी इक्वल टू जी डी स्क्वायर जी -1 डिवाइडेड बाई 18 का भी, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ क्या बोल रहा है, ओवरफ्लो रेट दिया हुआ है, सेटलिंग वेलोसिटी दिया हुआ है, आपको यहाँ डायमीटर भी दिया हुआ है। तो हमको क्या निकालना था कि VS हमको निकालना क्या है, फाइंड द परसेंटेज रिमूवल, ठीक है। तब इस फार्मूला से हमको देखते हैं कि डायमीटर जो सेटलिंग वेलोसिटी जो होगा आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, डायमीटर का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाई D2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लोग अगर निकालेंगे, डाय कितना दिया है, 2 दिया है, तो 1 2D का स्क्वायर मतलब 1/4, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ निकालते हैं परसेंटेज, ये देखिए पूरा V1 दिया हुआ है, कहाँ गया, इंस्ट्रूमेंटेशन टैग ओवरफ्लो रेट, ठीक है। कितना देखिए, ये जो वैल्यू आपको 0.1 दिया हुआ है, कितना है 0.1, ये आपका V1 का वैल्यू दिया है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 0.1 डिवाइडेड बाई V2 इक्वल टू 1/4, ठीक है। तो यहाँ से V2 निकल जाएगा, V2 इक्वल टू कितना आएगा 0.4 mm पर सेकेंड। ये मेरा कितना आ गया, मेरा V2 आ गया, ठीक है। अब V नोट हमको पता है, V नोट मेरा कितना है, मतलब सरफेस ओवरफ्लो रेट कितना है 0.4, कितना है V नोट 0.4 mm पर सेकेंड। तो यहाँ से मेरा एफिशिएंसी निकल जाएगा, एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होगा, V नोट सेटलिंग वेलोसिटी डिवाइडेड बाई V नोट इंटू 100। V नोट कितना है जी 0.4 इंटू 100%, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज रिड्यूस बाई 1.2% by increasing the pressure from 0.40 MPa to 12.3 MPa, estimate the bulk modulus of elasticity। कितना होता है bulk modulus of elasticity, change in pressure divided by change in volume by original volume। प्रेशर कितना चेंज कर रहा है, देखिए तो, अगर हम लोग 12.3 में अगर 0.4 हम लोग घटाएंगे, कितना आएगा, कितना आएगा जी, 12 में से 0.4 कराएंगे तो 11.9, ये मेरा कितना है 11.9। चेंज इन वॉल्यूम कितना है, चेंज इन वॉल्यूम कितना है 1.2। इसको सॉल्व कीजिएगा, ये ऊपर चल जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा, यहाँ से आपका वैल्यू कितना आ जाएगा 99.1 आएगा, ठीक है, याद रखिएगा 99.1.67 MPa। इसको सॉल्व करना है, कितना है 119 है और 12 है, डिवाइड कीजिए ना, 12 8 96 बरनवा टोटल से, ठीक तो है, बरनवा नंबर थे 108, फिर उसके बाद जो बचा फिर आपको 9 से जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 991.6 इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन, ठीक है। तो सॉल्यूशन का काम तो आप लोग कर ही सकते हैं। द क्वांटिटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट रिक्वायर्ड फॉर ए 2 किलोमीटर लॉन्ग एंड वियरिंग कोट इज 4 मीटर वाइड रोड विथ ए 12 सेंटीमीटर थिक, बताइए
क्वांटिटी ऑफ निकालना कोर्ट सेग्रीगेट का, बताइए कैसे क्वांटिटी कैसे निकलेगा। सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 किलोमीटर और आपका हो गया 4 किलोमीटर, कितना हो गया जी, 4 दूनी 8, पॉइंट 12, 12 चौक, नहीं नहीं ऐसे नहीं, गलती हो जाएगा फिर। बताइए आप लोग कैलकुलेशन कीजिए कितना होगा इसका, 0.2 किलोमीटर, फिर 4, 4 दूनी 8, 12 8 96, 960 मीटर क्यूब, सीधे 4 × 2 × 12 कीजिए ना, सीधे आएगा 12 8 96, 960 मीटर क्यूब। क्वांटिटी निकालना हमको ना। द डिजाइन पीरियड फॉर ब्रांच मेन एंड ट्रंक सीवर इज 40 से 50 ईयर का डिजाइन करते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, प्लास्टिक श्रिंकेज श्रिंकेज कैन बी रिड्यूस बाई, बताइए प्लास्टिक श्रिंकेज हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं क्या, यूजिंग बाय कोट सेग्रीगेट, बिगर एग्रीगेट नहीं, रिप्लेसिंग बाय सीमेंट विथ जेनेटिक मटेरियल, सही है, इंक्रीजिंग द रेट ऑफ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस, रॉन्ग, dense compacting, wrong, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बताइए द मोस्ट फंडामेंटल लाइन इन सर्वेइंग, क्या उसे बोलते हैं, एल्वेज प्लम्ब लाइन, याद रखिएगा, ना कि उसको मार दीजिएगा आप लेबल लाइन तो हो जाएगा गलत, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए बेंडिंग कंप्रेसिव एंड टेंसाइल स्ट्रेस आर रिस्पेक्टिवली आर कैलकुलेटेड ऑन द बेस्ड ऑन ग्रॉस एरिया एंड नेट एरिया, दोनों पर ये बेस्ड होता है, ठीक है, याद रखिएगा, बेंडिंग स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेस दोनों कैलकुलेट करने के लिए हमको ग्रॉस एरिया भी चाहिए और नेट एरिया भी चाहिए, ठीक है। नहीं देखिए क्या है, द मोस्ट लाइकली ड्यूरेशन एंड पेसिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट इन नेटवर्क 458, द एक्सपेक्टेड टाइम, बताइए इसका मैं बताया हूँ, सेम क्वेश्चन में आपको मैं बताया हूँ, मतलब फार्मूला बताया हूँ, फार्मूला पे तो बट बैठाना है, कुछ करना थोड़ी है। क्या होता है, T0 + 4TL + TP, T0 क्या हो गया, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, अब बाई 6, ऑप्टिमिस्टिक टाइम कितना है 4 है, +4TL मतलब मोस्ट लाइकली टाइम कितना है 5 × 5 प्लस TP मतलब पेसिमिस्टिक टाइम कितना है 8 / 6, कितना आएगा 5 × 20, 20 और 4 24 और 8 32 / 6, 6 × 5 5 5 2 को में है, ठीक है, फिर यहाँ 2 0 20 चौथिया 18.3 चौथिया 18, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बताइए एज्यूमिंग constant temperature condition and air to be a ideal gas, the variation in temperature pressure with a height calculate from the fluid static is, कैसा उसका होता है वेरिएशन, लिनियरली एक्सपोनेंशियल या फिर क्वाड्रेटिक, वो होता है एक्सपोनेंशियल वेरिएशन होता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बताइए, अच्छा क्वेश्चन है, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ए सिंगल पीक हाइड्रोग्राफ, ठीक है, सिंगल पीक हाइड्रोग्राफ इस टाइप से बनता है ना, ये आपका क्या हो गया राइजिंग लिम, ये आपका हो गया रिसेशन लिम, ये आपका हो गया क्या पीक पॉइंट, ठीक है। ये जो होता है नीचे क्या बेस फ्लो होता है। देखिए द स्लोप ऑफ द राइजिंग लिम डिपेंड अपॉन द इनिशियल लॉसेस, सही है, द रिसेशन लिम इज इंडिपेंडेंट ऑन द स्टॉर्म वाटर कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भी सही है। द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रिसेशन लिम इज रिप्रेजेंटेड बाय पीक डिस्चार्ज, रॉन्ग। बेस विथ है वाटर फैक्टर इज लेस देन 1 result into a hydrograph with a small time base with a large peak, ये भी रॉन्ग है, पहला दूसरा आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर।
देखिए नेक्स्ट क्या है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए टेम्पोररी स्ट्रक्चर, द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पोररी स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड फॉर अनसेप, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, अंडरपेनिंग, सोरिंग, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, सोरिंग बोलते हैं, एलवेज। नेक्स्ट देखिए क्या है कि ट्रैफिक कंफ्लिक्ट दैट मे बी अकर्स इन ए रोटेटरी इंटरसेक्शन, रोटेटरी इंटरसेक्शन उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इधर से है, इधर से है, इधर से है, इधर से है, इधर से बैक इधर से बैक ला सकता है, इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, मर्जिंग डाइवर्जिंग, क्रॉसिंग डाइवर्जिंग, क्रॉसिंग नहीं हो, क्रॉसिंग नहीं हो, क्रॉसिंग नहीं हो, मर्जिंग डाइवर्जिंग होता है, एलवेज याद रखिएगा। कि हम लोग जब कभी कभी भी हम लोग ट्रैफिक कंप्लीट इन, अगर हम लोग रोटेटरी की बात करें, ठीक, रोटेटिंग इन इंटरसेक्शन, ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ पे हम लोग एलवेज क्या करते हैं, मर्जिंग एंड डाइवर्जिंग होता है, क्रॉसिंग नहीं होता। क्या हम लोग ऐसे ऐसे पार करते हैं क्या, इसमें नहीं ना पार करते हैं, इधर से व्हीकल आएगा इधर जाएगा, इधर से व्हीकल आएगा इधर जाएगा, ठीक है। एक दूसरे को ये कर रहा है, ये क्रॉसिंग नहीं कर रहे हैं, क्रॉसिंग नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बताइए किस टाइप का बॉन्ड है, सीधे मारिए रैकिंग बॉन्ड और आगे बढ़िए। देखिए एज फैक्टर फॉर ए गेन स्ट्रेंथ एंड कॉन्क्रीट विथ एज ऑफ 6 ईयर, बताइए 6 मंथ, एज फैक्टर कितना होता है जी, आप लोग पढ़े होंगे, कितना होता है, एक दिन, 1 डे, 3 डे, 1 डे, 3 डे, 7 डे, 14 डे, 28 डे, 28 डे का 1 मंथ, 1 मंथ का उसके बाद होता है कि 3 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ, कितना होता है इसका वैल्यू, 14 40 65 90 99 100%, 101, 115, 120। याद करने का तरीका है इस टाइप से, अभी आप भी याद कर सकते हैं। हमको क्या पूछा, 6 मंथ का, 6 मंथ का कितना, 1.15, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 14 40 65 90 99 यहाँ तक याद रखिएगा, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। 14 40 65 90 99, उसके बाद 100, 110, 100, 110, 115, 120, 100, 110, 115, 120, ठीक है। याद करने का तरीका एक फ्लो में याद कीजिएगा, याद हो जाएगा। बताइए द फॉर्मूला फॉर ए फ्लड डिस्चार्ज मोस्टली यूज इन ए डिस्चार्ज इन कैचमेंट एरिया, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ ए कोलैप्सिबल सॉइल, बताइए कोलैप्सिबल सॉइल का कौन सा एग्जांपल है, लोएस्ट सॉइल, लोएस्ट सॉइल इज एग्जांपल ऑफ कोलैप्सिबल सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि द स्टेटमेंट अच्छा क्वेश्चन है ये, द क्वांटिटी ऑफ वेस्ट वाटर, द क्वांटिटी ऑफ वेस्ट वाटर इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ डीओ। अच्छा नेक्स्ट पढ़ते हैं, द बीओडी टेस्ट इज बेस्ड ऑन डीओ, डिटर्मिनेशन ऑफ डीओ हेल्प इन कंट्रोलिंग कोरोजन, ये भी ये सही है, तीसरा सही है, स्टेटमेंट ट्रू पूछ रहा है। द बीओडी टेस्ट इज बेस्ड ऑन डीओ लेवल, बीओडी टेस्ट इज बेस्ड ऑन डीओ लेवल, ये भी सही है। द क्वांटिटी ऑफ वेस्ट वाटर इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ डीओ लेवल, ये भी सही है, मतलब तो तीनों ऑप्शन इसमें सही है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, देन शेयर कर दें, ठीक है। देखिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ए विच मेथड ऑफ इरिगेशन द इंटायर फील्ड इज डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ लेवल प्लॉट सराउंडिंग बाई लिप्स बाई, बताइए क्या, बेसिन फ्लडिंग नहीं, फ्यूरो फ्लडिंग नहीं, बॉर्डर फ्लडिंग, कितना लोग ये दोनों मारेंगे, ये इसमें 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 कंफ्यूज होंगे, लेकिन ये नहीं है आपका, चेक फ्लडिंग होगा, याद रखिएगा। क्या हुआ एलवे, चेक चेक फ्लडिंग होगा, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग मूव करते हैं। देखिए कंसीडर द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट लाइन डिफाइनिंग ए डिफरेंट लैंड विड्थ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रोड, ठीक है। हम कोई एक रोड है जिसमें मेनली हम लोग 4 लाइन के बारे में पढ़ते हैं, कंट्रोल लाइन क्या होता है, बिल्डिंग लाइन क्या होता है, अच्छा पॉइंट है ये। तो इसका एक बोल रहा है कि इसका सीक्वेंस बताइए, सबसे पहले हम लोग कौन सा लाइन को हम लोग ये लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई भी रोड को हम लोग
मतलब स्टार्टिंग करने वाले हैं, तो उसमें हम लोग कौन कौन सा, उसमें सबसे पहले पॉइंट हम लोग देखते हैं कौन सा, मतलब कौन सा लाइन हम लोग कंसीडर करते हैं। सबसे पहले जो हम लोग लाइन को कंसीडर करते हैं उस लाइन का नाम क्या है आपका, सेंटर लाइन। मान के चलिए कोई रोड है, उसको हम लोग सेंटर लाइन फाइंड करेंगे ना, तो फर्स्ट हो गया मेरा सेंटर लाइन। उसके बाद सेंटर लाइन फाइंड होने के बाद फिर हम लोग बिल्डिंग लाइन, कि सेंटर लाइन से कितना दूर बिल्डिंग है, ठीक है, तो बिल्डिंग लाइन आपका ये हो गया। ठीक है, बिल्डिंग लाइन हो जाने के बाद फिर हम लोग चलते हैं सेंटर लाइन, बिल्डिंग लाइन, बाउंड्री, रोड बाउंड्री, सॉरी सॉरी, बिल्डिंग लाइन नहीं, बिल्डिंग लाइन नहीं, बिल्डिंग लाइन तीसरा में, पहला आपका सेंटर लाइन हो गया। सेंटर लाइन मार्किंग कर दिए, मार्किंग करने के बाद फिर रोड का बाउंड्री हम लोग सेट करेंगे। ठीक है, रोड का बाउंड्री सेट कर दिए, बाउंड्री सेट करने के बाद हम लोग, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बिल्डिंग को बिल्डिंग लाइन करेंगे, बिल्डिंग लाइन करेंगे, देन हम लोग कंट्रोल लाइन करेंगे। मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट कंट्रोल, कंट्रोल लाइन, सॉरी सेंटर लाइन। उसके बाद आपको हम लोग क्या करेंगे, बाउंड्री लाइन, 3 करेंगे, 1 3 दोनों में है यार। उसके बाद बाउंड्री लाइन करेंगे, फिर कंट्रोल लाइन करेंगे, मतलब 2 और फिर 4, 1 3 2 4, 1 3 1 3 2 4। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। The quantity of impurities present in a bitumen can be measuring from which of the following? क्या है, quantity of impurity present in bitumen is called solubility test। क्या है, solubility test। बताइए आई स्कोर, सेरेमिक है, बताइए सेरेमिक का आपका आई स्कोर क्या होता है, सेरेमिक टाइल का आई स्कोर कितना होता है, 3712, याद रखिएगा, सेरेमिक टाइल्स का 3712, सेरेमिक टाइल 3712। अंडर ए ग्रुप, अंडर द ग्रुप ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग फॉर नेशनल बिल्डिंग कोड के अकॉर्डिंग, आपका रेसिडेंशियल बिल्डिंग कौन सा क्लास में आता है, क्लास ए में आता है। याद रखिए, क्लास ए में क्या आता है आपका, रेसिडेंशियल बिल्डिंग। क्लास बी में क्या, क्लास बी में एजुकेशनल बिल्डिंग, एजुकेशनल एजुकेशनल बिल्डिंग। क्लास सी में इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग, लोकेट द बाउंड्री ऑफ एरिया। ठीक है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, क्या है, द फॉलोइंग इज ऑब्जेक्टिव ऑफ ए चेन एंड स्टाफ क्रॉस स्टाफ सर्वे। चेन एंड क्रॉस स्टाफ सर्वे के लिए कौन कौन सा पॉइंट आपको वैलिड लग रहा है, कौन कौन सा सही, कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव है। लोकेट, देखिए चेन सर्वे, स्टाफ क्रॉस स्टाफ सर्वे। लोकेट द बाउंड्री ऑफ एरिया, ये सही है। प्लॉट ऑफ फिगर टू ए स्केल, टू प्लॉट ए फिगर टू ए स्केल, ये भी सही है। फाइंड द एरिया ऑफ प्लॉट, ये सही है। फाइंड द, देखिए रिड्यूस लेवल तो कोई चर्चा ही नहीं है यहाँ पर, हम लोग लाइनिंग कर रहे हैं, चेनिंग कर रहे हैं, क्रॉस स्टाफ करते हैं, यहाँ पर आपका लेवल, रिड्यूस लेवल का कोई तो चर्चा नहीं है, तो डी कहीं नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए बी सी। ठीक है, ये आप क्वेश्चन आपको ऑप्शन एलिमिनेशन से भी इसको आप बना सकते थे। ठीक है, बताइए, on a channel in isosceles triangle shape with a side slope 1 vertical and horizontal, the ratio of critical depth of a specific energy at a critical depth। बताइए, आइसोलेस ट्रायंगल है, इसका कितना होता है आपका यील्ड, आपका स्पेसिफिक एनर्जी क्रिटिकल डेप्थ के लिए कितना होता है, याद रखिएगा। एलवेज फॉर ट्रायंगुलर शेप के लिए क्या होता है, ट्रायंगुलर शेप के लिए एलवेज होता है 3/4। ओहो, ट्रायंगुलर शेप क्रिटिकल डेप्थ होता है, कितना होता है, 3/4 YC, याद रखिएगा। और रेक्टेंगुलर के लिए 2/3 YC। ठीक है, समझ में आ गया, इसमें क्या होगा, 3/4 YC। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए एस्पायर टेस्ट हम लोग क्या क्या करता है, एस्पायर टेस्ट इज हॉरिजॉन्टल, क्या फाइंड करता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस। ये सब क्वेश्चन इजी है, तुरंत मार के आगे बढ़िए। द वर्टिकल सर्कुलेशन, अच्छा क्वेश्चन, बताइए, द वर्टिकल सर्कुलेशन ऑफ एरिया ऑफ ए बिल्डिंग कितना होता है, वर्टिकल सर्कुलेशन ऑफ एरिया ऑफ बिल्डिंग कितना % होता है, बताइए। देखिए एलवेज याद रखिएगा कि वर्टिकल सर्कुलेशन के केस में एलवेज जो आपका जो एरिया होता बिल्डिंग का कितना होता है,
4 to 5% ऑफ पिलिंथेरिया। ठीक है, आपका कैसे यही पूछ दिया हॉरिजॉन्टल के केस में, तो हॉरिजॉन्टल के केस में आपको जो पिलिंथेरिया होता है 10 से 15% ऑफ पिलिंथेरिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। गैंट चार्ट, देखिए गैंट चार्ट क्या इंडिकेट करता है? गैंट चार्ट इंडिकेट शेड्यूल प्रोसेस। ठीक है, याद रखिएगा, शेड्यूल प्रोसेस। गैंट चार्ट कंपेरिजन ऑफ एक्चुअल प्रोसेस प्रोग्रेस एंड शेड्यूल प्रोग्रेस। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्या है? विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग अब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट। अब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट के केस में कौन सा गलत है इसमें बताइए? रिवील द टोटल एस्टिमेट कॉस्ट एंड डिफरेंट आइटम्स ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू ए कंप्लीट प्रोजेक्ट। सही है। इट इज द बेसिस ऑफ बेसिस एट विच परसेंटेज रेट टेंडर आर कॉल्ड। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। इट कैन नॉट ए पार्ट ऑफ ए टेंडर डॉक्यूमेंट इट इज नॉट ए डिटेल एस्टिमेट। यही तुमको सही लग रहा है? डिटेल एस्टिमेट मतलब सबसे देखा जाए सबसे एक्यूरेट बोला जाए कौन इनकरेक्ट में अब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट को, मतलब जिसको अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट बोलते हैं, सबसे करेक्ट यही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्या है? विच इज द फॉलोइंग मेजर पोल्यूटेंट इन ए फोटोकेमिकल स्मॉग। बताइए कौन सा होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड इज ए मेजर पोल्यूटेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग। ठीक है, फोटोकेमिकल स्मॉग। नेक्स्ट देखिए क्या है कि रोल्ड स्टील सेक्शन शेयर फोर्स इज मोस्ट रेजिस्ट बाई। बताइए रोल्ड स्टील सेक्शन में शेयर फोर्स जो कौन सा एरिया मोस्ट आपको शेयर फोर्स को रेजिस्ट करता है? इन रोल्ड स्टील वेव द शेयर फोर्स इज मोस्ट रेजिस्टेड बाई वेव एरिया, वेव ओनली। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कि अरे यार ये तो सेम क्वेश्चन है, रिपीट हो गया। तो आज से क्लास यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, अगर वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में टाइप करें, और साथ ही साथ कल मैं आपको DDA JEE का प्रीवियस सर्च कराने वाला हूँ। ठीक है, प्रीवियस सर्च में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए मैं उसको कराने वाला हूँ। ठीक है, इसके बाद मैंने SSC का प्लानिंग चल रहा है, जो अभी मेंस का पेपर, अब लोग मेंस का क्लास स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, तो मेंस का क्लासेस अब आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेगा। बस 1 या 2 दिन में थोड़ा सा प्लानिंग सेट हो रहा है। ठीक है, तो चैनल पे बने रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, और आप लोग जानते हैं कि ये चैनल खास करके सिविलियन के लिए बहुत ही बेनिफिट है, बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू ऑल। वीडियो देखना ना भूलें, जिन कैंडिडेट्स का एग्जाम है वीडियो देखना ना भूलें प्लीज़। वीडियो आप लोग सारे वीडियो देखें। अभी तक ये पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड या पार्ट 4 में भी होगा। ठीक है, तो आप लोग जाके जरूर देखें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू ऑल।